हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज है मंडे और शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर का एनालिसिस और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा नहीं है। हमें नहीं है वो ढूंढना है कि C4 पौधा कौन सा नहीं है। तो गन्ना, मक्का, बाजरा, चावल, क्या आंसर होगा कमेंट्स कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है चावल। चावल जो है वो C3 पौधा में अंतर्गत आता है। चावल जो है वो C3 पौधा के अंतर्गत आता है। C4 पौधा पूछेगा तो आंसर आपका होगा गन्ना, मक्का, बाजरा और ज्वार। याद रखिएगा ये चार जो हैं वो C4 पौधे के अंतर्गत आते हैं, जबकि चावल, गेहूं, बर्री, ओस्ट, सोयाबीन, आलू, ये सभी C3 पौधे के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आप इसे याद रखिए सीधा सीधा। चार पौधा आपको C4 में याद रखना है, गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार, ज्वार, मक्का, गन्ना, बाजरा, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, C4 पौधा। और C3 पौधा में याद रखना क्या, गेहूं, चावल, आलू और सोयाबीन, बर्री और ओस्ट। गेहूं चावल ये दोनों एक साथ, गेहूं चावल, आलू और सोयाबीन, आलू और सोयाबीन, बर्री और ओस्ट, ये सभी C3 पौधे हैं। याद रहेगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आते हैं एक नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन करा है, IUCN का स्थापना कब हुआ। IUCN का स्थापना कब हुआ। तो IUCN का जो स्थापना हुआ 1948 में। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्जेशन फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। जब इसका स्थापना हुआ था 1948 में, तो उस समय इसका स्थापना पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में। लेकिन वर्तमान में इसका जो हेड क्वार्टर है वो गलांड में है। गलांड में है और ये गलांड पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखिएगा, IUCN जब स्थापना हुआ था पेरिस में 1948 में। अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गलांड जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। IUCN इसका कार्य क्या है, तो संकटग्रस्त पशु, पक्षी या पौधे, पशु पक्षी या पौधे जो संकटग्रस्त हैं यानी जो विलुप्त के कगार पर हैं, उनका संरक्षण करना और उनका ये एक सूची जारी करता है जिसे कहते हैं रेड लिस्ट। ठीक है, रेड लिस्ट जो है वो IUCN के द्वारा ही जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, IUCN के द्वारा ही जारी किया जाता है। और ये रेड लिस्ट जो है वो 1964 से जारी किया जाने लगा और 1969 से भारत इसका मेंबर बना है। तो याद रहेगा ये सभी बातें। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। वर्तमान में इसका अध्यक्ष, ये मुख्यालय कहाँ पर, गलांड स्विट्जरलैंड में। संकटग्रस्त प्रजाति पशु पक्षी पौधा का ये लिस्ट जारी, रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है। और कब से ये जारी किया जाने लगा, तो 1964 से 69 में भारत इसका सदस्य बना। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। यानी पूर्वोत्तर भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो नहीं है। पूर्वोत्तर भारत का राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहीं से अब एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। मैंने राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए और विथ मैप उसे पढ़िए और देखिए, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम बताएं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और आने की प्रबल संभावना कौन सी क्वेश्चन का है वो भी बताया गया है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्वोत्तर भारत में नहीं है ये पूछा गया। इटांकी ये नागालैंड में है। कहाँ पे है, नागालैंड में है। ओरंग ये असम में है। कहाँ पे है, असम में है। मौलिंग, मौलिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। और ब्लैक बैक गुजरात में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि ये पश्चिम में है।
हमें पूछा गया कि पूर्वोत्तर भारत का नहीं है, तो ये तीनों पूर्वोत्तर भारत का है। नागालैंड में ईटांकी हो गया, ओरंग हो गया, असम में मौलुंग हो गया, अरुणाचल प्रदेश में अब ब्लैक बक कहाँ हो गया, गुजरात में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिपाई मख परियोजना किस नदी पर है। तिपाई मख परियोजना कौन से नदी पर है। तो तिपाई मख परियोजना जो है वो बराका नदी पे है। कौन सा नदी पे है, बराका नदी पे है। और ये तीनों जो नदियां हैं, संकोश, बराका, लोहित, ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी जो आपका मानसरोवर के झील चोमो लंगवा ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में ये सांगपो जांगपो के नाम से जानी जाती है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास ये यांग्यापा दर्रा से होते हुए प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी असम, अरुणाचल प्रदेश को पार करने के बाद असम, असम में माजुली इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो जोरहट जिला में है असम का। और असम को पार करने के बाद ये बांग्लादेश में जाती है, जहाँ पे इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और उधर से आती है गंगा, जो आपका पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहती है। और दोनों को संयुक्त रूप से जब मिलती है तो मेघना नामक जलधारा का निर्माण करके ये आगे जाकर बांग्लादेश में विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जोधपुर में जो है वो टिड्डा पर अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में है। टिड्डा आपको पता है पिछले साल काफी ज्यादा आतंक मचाए, टिड्डा भी टिड्डा से काफी ज्यादा परेशान रहे कई एक देश। हिसार में है भैंस अनुसंधान संस्थान, करनाल में है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया है आनंद, जो गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यहीं पे है आनंद में, जो गुजरात में है। करनाल में है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, हिसार में है भैंस अनुसंधान संस्थान, और जोधपुर में है टिड्डा पे अनुसंधान संस्थान। टिड्डा संबंधित चेतावनी जो जारी किया जाता है वो जोधपुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए क्या कह रहा है, मिलाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। काली क्रांति खनिज तेल यानी पेट्रोलियम, बिल्कुल सही है ये। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र जो उत्पादन होता है उसका इंद्रधनुषी क्रांति बोलते हैं। सुनहरी क्रांति फल सब्जी का उत्पादन, और सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दुगना करना। ये सभी जो मिलान है वो सीधा सीधा सही है, यानी काली क्रांति जो है वो खनिज तेल पेट्रोलियम से, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समग्र उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल सब्जी के उत्पादन, और सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दुगना करना। यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, आपका ए नंबर विकल्प जो है वो सही है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक लिखा हुआ है, ये ABCD जो था वो इस तरफ आना चाहिए था, और ये वाला जो ABCD था नहीं, सही है, सही है। चलिए 6 नंबर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय का नस्ल नहीं है। क्वेश्चन को लास्ट में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, पूछा जा रहा है या नहीं है, क्योंकि चूक लास्ट में ही होती है और मामला वहीं से बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान से लास्ट में पढ़ना है पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग करते हैं सही, लास्ट में हम छोड़ देते हैं और गलती वहीं पे हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा गाय का नस्ल नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें हम साना जो है वो भैंस का नस्ल है। किसका है, भैंस का नस्ल है, बाद बाकी सभी गाय के नस्ल है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर याद करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, खास करके बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है। हमने ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा शामिल ज्यादा किया है, नहीं वाला, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और गलतियां यहाँ पे होने की ज्यादा संभावना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम ज्यादातर शामिल किए हैं आज, कि थोड़ा सा इस पर फोकस किया जाए कि ये वाला जो लास्ट का जो सेशन होता है इसे पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी है। तो कह रहा अरुणाचल प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। नामधापा है, पकाकी है, कामलांग पिछले वाले सेट में आपको कराए हैं, नमेरी जो है वो आसाम में है। कहाँ पे है, आसाम में। तो आपका नामेरी आंसर हो जाएगा कि नामेरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी नामधापा, पकाकी और कामलांग ये सभी अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन,
अपिको आंदोलन चलाया गया था, कहां पे चलाया गया था? उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक या मेघालय? तो अपिको आंदोलन, एक अपिको है और एक चिपको है, दोनों ही 1973 में चला है, दोनों 1973 में चला है, और दोनों का जो संबंध है वो वृक्ष की कटाई से रोकने के लिए, वृक्ष की कटाई रोकने के लिए, ये दोनों भी। तो ध्यान रखना है कि अपिको आंदोलन अगर पूछेगा तो इसका आंसर जो होगा वो कर्नाटक होगा। क्या होगा? अपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक में। और चिपको आंदोलन पूछेगा तो उत्तराखंड, चमोली जिला, 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया था, जो प्रमुख नेता थे। वैसे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी भी इसमें सम्मिलित थे, लेकिन मुख्य जो नाम आता है वो सुंदरलाल बहुगुणा का ही आता है। अब एक बिश्नोई बिश्नोई आंदोलन भी था जो राजस्थान में चलाया गया था, और इसका भी संबंध वृक्ष की कटाई से रोकने से था। तो ध्यान रखना है, अपिको अगर पूछेगा तो कर्नाटक, चिपको पूछेगा तो उत्तराखंड, दोनों 1973, दोनों का लक्ष्य वही है, वृक्ष की कटाई से रोकना। और बिश्नोई जो आंदोलन था वो राजस्थान में चलाया गया, और ये भी आपका वृक्ष की कटाई पे प्रतिबंध लगाना इसका भी लक्ष्य था। तो ध्यान रखना ये सभी क्वेश्चन को। आइए 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है कच्छ, गुजरात वाला। डिब्रूगढ़ सबसे छोटा, डिब्रूगढ़ सबसे छोटा। मन्नार एकमात्र समुद्री बायो रिजर्व। नीलगिरी पहला बायो रिजर्व जिसे 1986 में घोषित किया गया। और एक बच गया पन्ना, जो सबसे नया है, ये नया। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। बायो रिजर्व में सबसे पहला अगर बायो रिजर्व पूछेगा तो नीलगिरी, कब? 1986 में। सबसे बड़ा कच्छ, सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा। एकमात्र समुद्री बायो रिजर्व कौन सा? मन्नार की खाड़ी वाला। और पन्ना रिजर्व जो है सबसे लास्ट में 2011 में इसे बायो रिजर्व घोषित किया गया है। चलते हैं 10 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है। निम्नलिखित में से किस का आयन क्षमता सर्वाधिक होता है? किसका आयन क्षमता सर्वाधिक होता है ये पूछा जा रहा है। अल्फा का, बीटा का, गामा का। आपको पता है गामा का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो इसका आयन क्षमता जो होगा, वेधन क्षमता जब इसका अधिक है तो आयन क्षमता जो होगा वो इसका कम होगा। ठीक है। और बीटा जो है इससे इसका वेधन क्षमता इससे थोड़ा कम होगा, और आयन क्षमता जो है इससे कम होगा। ठीक है। वहीं आप बात करें अल्फा की तो अल्फा का वेधन क्षमता सबसे कम है, जबकि आयन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रखना है किसका आयन क्षमता सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा आयन क्षमता पूछे तो अल्फा का, यानी जिसका वेधन क्षमता सबसे अधिक है उसका आयन क्षमता सबसे कम होगा, और जिसका वेधन क्षमता सबसे कम है उसका आयन क्षमता सबसे अधिक होगा। बस सिंपल सी बात ये याद रखिए कि अगर पूछे कि वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका अधिक है, वेधन क्षमता, तो आंसर करेंगे गामा का। तो गामा का वेधन क्षमता अधिक होगा, इसका मतलब इसका आयन क्षमता कम है। अब अगर इसका अब बात करें कि किसका वेधन क्षमता सबसे कम है, तो वेधन क्षमता सबसे कम किसका हो जाएगा? अल्फा का। अल्फा का वेधन क्षमता क्या हो जाएगा? सबसे कम। वेधन क्षमता क्या हो जाएगा? कम। तो आयन क्षमता इसका क्या हो जाएगा? अधिक। आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए नंबर। चलिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बारी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से पढ़िए। करें सत्य कथन का चयन करें। क्या सत्य कथन है? चयन करें। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब एग्जाम में आने लगे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में स्टेटमेंट का आता है, इसलिए हम भी अब देखते हैं कि अधिकांशतः सेट प्रैक्टिस में, अधिकांशतः सेट में हम स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जरूर हम लेकर आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तो आते थे, वो भी आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नंबर को ग्रो करने में। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सत्य कथन का चयन करें। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा है कि परमाणु रिएक्टर अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम जो है ना वो संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित है। कैसा है? अनियंत्रित है। और परमाणु रिएक्टर जो है ना वो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो अनियंत्रित नहीं है, वो नियंत्रित है। कैसा है? नियंत्रित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि
हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, लेकिन वो अनियंत्रित है, और यहाँ पे नियंत्रित लिखा हुआ था, इसके कारण ये गलत हो गया। परमाणु रिएक्टर विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है, लेकिन वो अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित की विखंडित प्रक्रिया पर आधारित है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। हमें सत्य कथन को चुनना था, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सही कब होगा? जब नियंत्रित को अनियंत्रित कर दिए, यहाँ पे अनियंत्रित को नियंत्रित कर दीजिए। आइए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बारी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक राज्य नहीं है? राज्य होना चाहिए, बाल्टिक राज्य कौन सा नहीं है, या बाल्टिक देश कहिए उसे, देश राज्य लगभग से। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका अल्बानिया। क्या आंसर होगा? अल्बानिया जो है वो बाल्टिक राज्य में शामिल नहीं है। बाल्टिक राज्य में ये 3 आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लटाविया। कौन कौन? ला ली, ए ला ली, याद रखिए इसे। बाल्टिक में कौन कौन? ए ला ली। क्या याद रखना? ए ला ली। ए का मतलब क्या? एस्टोनिया, ला का मतलब लाटाविया, ली का मतलब लिथुआनिया। आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ए ला ली, ए ला ली। क्या याद रख रहे हैं? ए ला ली, ए ला ली। ए का मतलब क्या? एस्टोनिया, ला का मतलब लाटाविया, ली का मतलब लिथुआनिया। चलते हैं 13 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि शैवालों का प्रजनन होता है, शैवालों में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो शैवालों में जो प्रजनन होता है वो खंडन विधि से होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है बिहार सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में कि शैवालों का प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो खंडन विधि से। मुकुलन विधि से जो होता है वो इष्ट में होता है। किसमें? इष्ट जो होता है उसमें मुकुलन विधि से होता है, और बीजाणु द्वारा होता है कवक में। कवक में बीजाणु के द्वारा प्रजनन होता है। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को फिर से पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है, इष्ट में मुकुलन के द्वारा, बीजाणु द्वारा कवक में, और खंडन के द्वारा शैवाल में। 15 नंबर पे आइए। 15 नंबर क्वेश्चन करा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 87 में हुआ था। ओजोन परत अपक्षयन को रोकने के लिए यह समझौता किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। अब आते हैं 1994 में यूएनएफसीसी की स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। यूनाइटेड नेशन फॉर्मवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। रेलवे एनटीपीसी में इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, एनटीपीसी में इसका फुल फॉर्म पूछे हुए हैं। तो ध्यान रखना है, इतना बड़ा है तो देखिए कुछ नहीं, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, फुल फॉर्म जो भी संयुक्त राष्ट्र का है, यूएन लगा हुआ मतलब यूनाइटेड नेशन, इसको याद ही नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, फॉर्मवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यही याद करना है बस। मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में। स्थापना कब हुआ? 1994 में। 97 में कियोटो प्रोटोकॉल, कियोटो प्रोटोकॉल 97 में, ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित है, कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। तो ध्यान रखना है 1997 में कौन सा? कियोटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। और 2007 में बाली समझौता। कौन सा समझौता? बाली समझौता। तो यहां से आपको याद क्या क्या रखना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित, ओजोन परत से जो संरक्षण था उसके लिए, और 1987 में हुआ। 1994 में किसका गठन किया गया? यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशन फॉर्मवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, जेनेवा में इसकी मुख्यालय। 1997 में किसकी स्थापना? ये कौन सा सम्मेलन? तो कियोटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट से संबंधित। और 2007 में कौन सा? बाली सम्मेलन। आइए 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के दर्शन करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? असत्य कथन का चयन करें। हमें गलत कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन गलत है? करा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सही कहा गया है इस स्टेटमेंट में कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर कोशिका भित्ति बनता है। किसकी? तो जीवाणु की। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, ये भी सही है। कवक का कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन का बना होता है। पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ये भी सही है। पादप का जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज का बना होता है, ये भी सही है। यानी तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। हमें कहा गया असत्य कथन का चयन करें, हमें गलत कथन ढूंढना था। कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो गलत है। तो इसमें ऑप्शन दिया उपर्युक्त में सभी, तो क्या उपर्युक्त में सभी कथन गलत हैं?
हमें असत कथन ढूंढना था। अब करा है उपयुक्त में सभी, तो क्या उपयुक्त में सभी असत कथन है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था का इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए था? इन में से कोई नहीं, यानी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ, ये ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों सही है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर कवक की कोशिकाभित्ति, काइटिन की, पादप की कोशिकाभित्ति, सेलुलोज की। जीवाणु वाला बहुत कम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं बनती है। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे। आइए, कराए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? यानी पादप वाला वो कौन सा हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो आंसर जो इसका सही है वो है एथिलीन। यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में मदद करता है। एथिलीन, कौन सा? एथिलीन हार्मोन। ऑक्सिन का खोज डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। और ये फल को गिरने से रोकता है और वृद्धि नियंत्रण में ये मदद करता है। डार्विन के द्वारा खोज किया गया, फल को गिरने से रोकता है, वृद्धि नियंत्रण में ये मदद करता है। जिब्रेलिन बौने पौधे को लंबा कर देता है। क्या कर देता है? लंबा कर देता है। और साइटोकाइनिन भी लंबे करने में मदद करता है। चलिए 17 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बारी। आइए, 18 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने आज कई एक क्वेश्चन डाला है नहीं वाला, इसीलिए क्योंकि लास्ट में नहीं नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट में नहीं को नहीं पढ़ा जाता है और वहीं से रिजल्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि लास्ट में नहीं को पढ़ना है और रिजल्ट को हाँ में बदलना है। तो लास्ट में नहीं को नहीं नहीं पढ़ना है, रिजल्ट बदल जाएगा फिर, है ना। तो लास्ट में जो नहीं है उसे ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, ये सभी जो है वो एक कोशिकीय जीव है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो इनमें से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है जो कि एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि कोई भी ऐसा नहीं है जो एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना जो है वो कौन सा कुल का पौधा है? रोजैसी कुल का पौधा है सेब। कौन सा? सेब। मुझैसी कुल का पौधा है केला। कौन सा? केला। मालवेसी कुल का पौधा है कपास और भिंडी। क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। तो ग्रेमनी किस कुल का पौधा हो जाएगा? ग्रेमनी कुल का पौधा कौन सा हो जाएगा? गन्ना। गन्ना किस कुल का पौधा हो जाएगा? ग्रेमनी। यानी आंसर जो आपका है डी नंबर सही हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं 17 नंबर 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे। कर्नाटक का कौन सा युद्ध एलासापल के संधि के तहत समाप्त हुआ? एलासापल के संधि के तहत कर्नाटक का कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? पहला, दूसरा या तीसरा? देखिए, हम आपको बताए थे, मैसूर युद्ध बता चुके हैं, याद करने का तरीका, मराठा युद्ध भी बता चुके हैं, और आज बारी है कर्नाटक के युद्ध की। तो देखिए, कर्नाटक का भी 3 युद्ध लड़ा गया। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। याद करना है, 46, 48, 49, 54, 56, 63, और ये सभी 1700 के ईस्वी के लड़े गए हैं। ए पा पे, ये संधि है इसका। यही 3 वो है कर्नाटक का युद्ध जो लड़ा गया, और ये 3 वो संधि, ये डेट। देखिए कितना सिंपल तरीका से आप इसे याद कीजिएगा। आप ऐसे अलग अलग याद करके देखिए, याद किए होंगे, ट्राई तो किए होंगे आप, हमेशा गलती होने की प्रबल संभावना होती है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसे गौर कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। कर्नाटक युद्ध हो, मैसूर युद्ध हो, मराठा युद्ध हो, नेपाल युद्ध हो, सिख युद्ध हो, आंग्ल बर्मा युद्ध हो, किसी भी प्रकार का युद्ध हो, हर युद्ध को एक अलग अंदाज में याद करा देंगे आपको। देखिए, बस पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी युद्ध 1700 ईस्वी में लड़े गए हैं। 46, 48, 49, 54, 56, 63, ऐसे याद कर देंगे। 46, 48, 49, 54, 56, 63। ए पापे, ये क्या है? ए पापे। ए का मतलब है एलासापल, पा का मतलब है पांडिचेरी, और पे का मतलब है पेरिस। ये तीनों संधि के तहत ये समाप्त हुआ, एलासापल। बस यही तो याद करना है इसमें। पहला कर्नाटक युद्ध पूछ रहा है, कर्नाटक का कौन सा युद्ध एलासापल के संधि के तहत, एलासापल के संधि के तहत कौन सा समाप्त हुआ? पहला जो 46 48 तक हुआ था, 1746 से 1748, 1749, 1754, 1756, 1763। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, यहाँ से युद्ध कब लड़ा गया, कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ, आप हर क्वेश्चन को जवाब यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकल के जाता है ए नंबर। एला-सापल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था 46 से 48 तक। 1700 ईस्वी का युद्ध था। मैसूर का याद है क्या? मैसूर का आपको याद कराए थे, याद होना चाहिए। क्या याद कराए थे? 67, 69, 80, 84, 90, 92 और 99, यही तो युद्ध है। और ये भी 1700 की युद्ध है सभी। पहला इसका जो संधि था वो पहला मद्रास था, दूसरा मैंगलोर था और तीसरा श्रीरंगपट्टनम था, चौथा में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। पहला में वारेन लास्ट जो इसका गवर्नर था, दूसरा में वारेन हेस्टिंग था और तीसरा में आपका कर्नवालिस और चौथा में वेलेजली। इस प्रकार आपको याद रखना था ये। तो ये हो गया मैसूर युद्ध। मराठा युद्ध भी आपको याद कराए थे क्या? 75-82, 3-5, 16-19 ये मराठा युद्ध है। ये युद्ध 1700 और 1800 के बीच लड़ा गया। 1775 से 82 तक हो गया पहला मराठा युद्ध, 1803 से 1805 तक हो गया दूसरा मराठा युद्ध और 1816 से 1816 से 1818 तक ये हो गया कौन सा युद्ध? तो ये मराठा युद्ध तीसरा हो गया। पहला मराठा युद्ध जो था वो सालवाई के संधि के तहत, दूसरा राजघाट संधि के तहत और तीसरा मराठा पद को अंत कर दिया गया। तो इस प्रकार आपका कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध और मराठा युद्ध को आप काफी आसान तरीका से याद कर सकते हैं, जो एक सिर दर्द बना हुआ रहता है हर किसी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हम इसे आपको इतना बार रिवीजन कराएंगे कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। एक दो बार में नहीं अगर याद हो रहा है, आप परेशान मत होइए, आप मेरा वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप देख रहे हैं वीडियो पर लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं उनमें शेयर भी कीजिए पढ़ने वाले के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे। कराए महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह कहे थे कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं? कौन सा वो अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था आपका, कहाँ चला गया वो, कराची का 1931 का अधिवेशन। कराची का 1931 का अधिवेशन जिसका अध्यक्ष था सरदार पटेल की द्वारा किया गया और इसी में आपका मूल अधिकार और आर्थिक संबंधित मुद्दे पर बात की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 सरदार पटेल की अध्यक्षता, मूल अधिकार और आर्थिक संबंधित मुद्दे पर बात की गई थी और महात्मा गांधी इसी अधिवेशन में कहे थे गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। 1929 का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग और नेहरू के द्वारा पहली बार अध्यक्षता किया गया कांग्रेस का 1929 में। 1916 का अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हुआ। मिलन कराने में मुख्य योगदान एनी बेसेंट और तिलक को जाता है और मुस्लिम लीग का उस समय अध्यक्ष जिन्ना था। कौन था? जिन्ना। 1916 लखनऊ अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है और सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष इनके इस्तीफा के बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे। सत्य कथन का चयन करें। देखिए हमने स्टेटमेंट का क्वेश्चन और 2-3 फैक्ट है जो इस सेट में हमने फोकस किया है कि इस पे थोड़ा सा फोकस किया जाए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। आइए, सत्य कथन को हमें चुना है। स्वराज पार्टी का गठन 1924 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। क्या कथन सही है? कथन सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है कि ये 4 की जगह पे ये 3 होना चाहिए क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन 1924 में नहीं 1923 में हुआ है। उसके बाद करा और कहाँ पे गठन हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। दूसरा करा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। बिल्कुल सही, 1866 और ये लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। तो बी नंबर दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। ए नंबर सही कब हो जाएगा? जब आप 24 को कर दीजिए 23। स्वराज पार्टी का गठन 1923 मोतीलाल नेहरू, CR दास और नई दिल्ली में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866। कहाँ पे? तो लंदन में। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कराए, राजा महेंद्र प्रताप ने किस देश के सहयोग से 1915 में आंतरिक सरकार की स्थापना विदेश में किए थे? यानी पहला वो शासक कौन थे जो विदेश में सरकार बनाए थे, सरकार का गठन किए थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर होगा महेंद्र प्रताप। कब किए थे? 1915 में। कहाँ किए थे? तो काबुल में। ये सभी क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 2-3 क्वेश्चन। किसने किए थे? तो महेंद्र प्रताप। कब किए थे? 1915। कहाँ किए थे? काबुल में किए थे। लेकिन किस देश के सहयोग से किए थे? आपका आंसर ये देना है। तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बारी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? हमें न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया है, तो अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाता 33, क्योंकि 33 + 1 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। सही है। भारत में ये अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन बी रमन्ना। कै में है? 48 रैंक के हैं, 48 नंबर के, यानी 48 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने एन बी रमन्ना। आइए क्वेश्चन नंबर 25। राज्य के मंत्रिपरिषद की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? राज्य में मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है अनुच्छेद 163 के तहत किया गया है। 213 के तहत क्या है? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। 213 के तहत और 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं 153 के तहत कहा गया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को, किसी भी राज्य का राज्यपाल को उसे एक से अधिक राज्यों का जिम्मेवारी दिया जा सकता है। यानी किसी भी राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 163 के तहत। सही है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा, ये अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा, ये अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बारी। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय सेक्टर का हिस्सा नहीं है? आपको बताया था प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कृषि उद्योग में नौकरी है, ऐसे याद रखिए, नौकरी है। कृषि उद्योग में क्या है? नौकरी है। तो पहला जो है वो कृषि से संबंधित जो भी कार्य है वो पहला सेक्टर में, उद्योग से संबंधित जो भी कार्य है वो दूसरे सेक्टर में, और नौकरी और सेवा संबंधित जो भी है वो तृतीय सेक्टर में। तो देखिए यहाँ पे बिजली जो है वो उद्योग से संबंधित है। हमें दूसरा सेक्टर पूछ रहा था कि तृतीय सेक्टर का हिस्सा नहीं है, तो बिजली जो है वो द्वितीय सेक्टर का है, यानी आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर। जबकि व्यापार, परिवहन, संचार जो है वो थर्ड सेक्टर का हिस्सा है। आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए 26 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए करा 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? 1938 का जो राष्ट्रीय नियोजन समिति था उसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा इसका गठन किया गया था। सर विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में एक पुस्तक लिखी गई थी, प्लान इकोनॉमिक ऑफ पुअर। क्या था? प्लान इकोनॉमिक ऑफ पुअर। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किए और इनका पुस्तक था प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। एन श्री मन्नारायण के द्वारा 1944 में, कब? 1944 में गांधीवादी योजना दिया गया। चलिए 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। 28 का है, निम्नलिखित में से किससे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा किसे कहा जाता है? तो संकीर्ण मुद्रा M1 को कहा जाता है। ये एम जो है वो मुद्रा को सूचित करता है, M1 M2। M1 ही मुद्रा जो है वो जो जनता के पास, भारतीय जनता के पास जो पैसा होता है या उनके द्वारा बैंक में जो पैसा जमा होता है वो M1 श्रेणी का ही मुद्रा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे। कर आए, गैस की श्यानता तापमान बढ़ने से क्या से परिवर्तित होता है? यानी गैस की श्यानता जो है वो तापमान को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब श्यानता बढ़ाएं तो इसका तापमान बढ़ाने पर श्यानता जो है वो बढ़ता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। श्यानता किसका गुण है? तो ये द्रव और गैस का गुण है। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। किस वर्ष तक हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया? बिजली और एलपीजी उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया वो 2022 तक। किसानों की आय
किसानों की आय को 2 गुना करना भी 22 तक ही लक्ष्य है। सभी के लिए आवास, ये भी 22 का ही लक्ष्य है। तो 4 क्वेश्चन यहां से याद रखना है। सभी परिवार के लिए बिजली, एलपीजी कनेक्शन, किसानों की आय दोगुना और सभी के लिए आवास, ये 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। 2024 में क्या लक्ष्य रखा गया है? हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। 2025 में क्या रखा गया है? टीबी मुक्त भारत। और 2030 तक क्या रखा गया है? मलेरिया मुक्त भारत। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हम जो भी आपको ये सेट प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन लेके आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन किसकी पुस्तक है? आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक अरुंधति राय की है। किसकी है? अरुंधति राय की है। करण जौहर का पुस्तक है बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, याद रखिएगा, बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, यानी बड़ा सोच रखना होगा छोटा सा प्यार के लिए। ये करण जौहर की पुस्तक है। गौरी खान, ये शाहरुख खान की पत्नी, जो एक डिजाइनर है और इन्होंने डिजाइन पे ही पुस्तक लिखी है, माई लाइफ डिजाइन। क्या लिखी है? माई लाइफ डिजाइन। चेतन भगत की पुस्तक आपने कल आपको एक बताया था, वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर, क्या बताए थे? वन अरेंज्ड मर्डर। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। CGA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। एक होता है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। हमने ये नहीं पूछा है, हमने ये पूछा है। CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सौम्या राय बर्मन। क्या नाम है? सौम्या राय बर्मन। जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो CAG, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखना है। चलिए, सुशील चंद्रा चुनाव आयोग के सदस्य और उत्पल कुमार सिन्हा लोकसभा में महासचिव हैं। 32 नंबर के बाद 33 नंबर, DRDO इजराइल के द्वारा निर्मित मिसाइल सरफेस टू एयर कौन सा है? यानी DRDO और इजराइल के द्वारा निर्मित एक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मार करता है, वो कौन सा मिसाइल है? तो उसका नाम है बराक 8। बराक 8 मिसाइल जो है वो DRDO और इजराइल के द्वारा निर्माण किया गया। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1998 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। हेलिना एक आपका रॉकेट है, पिनाका भी, ये हेलिना भी एक मिसाइल है, पिनाका एक रॉकेट है, अपाचे एक हेलीकॉप्टर है जो आपका USA से लिया गया है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया? नहीं वाले पे हमने काफी फोकस किया है, इसमें नहीं किया गया है। किसे नहीं किया गया है? तो मरियप्पा थंगवेलु किया गया है, मनिका बत्रा को भी, रानी रामपाल को भी, सौरभ चौधरी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से और 15 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से और इसमें 25 लाख रुपये की राशि दी जाती है। सही है, तो याद रखना है इस बार जो है वो 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, मरियप्पा थंगवेलु, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट और एक कौन? रोहित शर्मा। ये सभी को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट यानी सर्फ जो है या साबुन को घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, और पृष्ठ तनाव घटने के कारण ही कपड़े अच्छे तरीके से साफ होते हैं, उससे गंदगी बाहर आती है। सही है, तो ये थे आज का, इतना ही प्रश्न है। आज 35 ही प्रश्न है, थोड़ा क्वेश्चन आज ज़्यादा नहीं टाइप हो पाया जिसके कारण आज हमने 35 प्रश्न को ही रखा है। कैसा लग रहा है आपको हमारा ये वीडियो? हमने कई वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए उतना ज़्यादा बोलते नहीं, तो ये आपका काम है, आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो से अगर आपको सीखते हैं तो आप
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और जो भी आपको हमारे वीडियो से सीखने के लिए मिलता है वो भरपूर सीखने का प्रयास करें और अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि अभी 2 से 3 महीने कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है और जो इस 2 से 3 महीना में बेहतरीन से बेहतरीन अपने आप को तैयारी करेगा, अपने आप को तैयार करेगा, वो आगे के एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और अपना रिजल्ट को सुनिश्चित करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज कल संडे था, इसलिए संडे को हमने शाम का जो लूसेंट का क्यूज है उसे ऑफ रखा था। आज मंडे है, शाम में लूसेंट का क्यूज आएगा। लूसेंट में वैदिक सभ्यता यानी वेदों से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको याद करना था और करंट में प्रमुख कैबिनेट के मंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे और बायोलॉजी में कोशिका से संबंधित प्रश्न जो भी थे उसका अध्ययन करना था आपको। तो मिलते हैं आज शाम को 4 बजे लूसेंट के क्यूज क्लास में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।